रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है मैम। हाँ। जैसे देखो हम लोगों ने डिवेंचर में लास्ट दिन कौन सा वाला टॉपिक किया था, डिवेंचर इशूड एट पार रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 280। हाँ, यही वाला लास्ट एंट्री था। अच्छा, अब देखो, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, और प्रीमियम में जब भी रिडीम होगा इशू डेट पे हमारा दो एंट्री होगा, एक तो इशू का एंट्री, दूसरा फ्यूचर में प्रीमियम में रिडीम करने पे जो लॉस होता है उसका रिकॉर्डिंग आज ही करना है कंजर्वेटिज्म अप्रोच से। ये हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किए थे, तो यहाँ भी ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रिडीम किस पे हो रहा है वो देखो, इशूड किस पे हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू का तो एंट्री होगा ही होगा, पार पे होगा तो उस हिसाब से, प्रीमियम पे होगा तो उस हिसाब से, डिस्काउंट पे होगा तो उस हिसाब से। लेकिन अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन मतलब जब रिडीम करेंगे फ्यूचर में लॉस होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर में रिडीम अगर हम लोग प्रीमियम पे करेंगे तो क्योंकि हमारा लॉस होगा, इस वजह से हमारा एक सेकेंड एंट्री होना चाहिए इशू डेट पे, इशू के अलावा एक एंट्री होना चाहिए, ठीक है। In this situation, the issue price is less than par value, but redemption value is more than par value. Issued at discount का मतलब क्या हो जाएगा? Issued at discount मतलब इस issue price जो है वो per value से कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ एक अमाउंट कम होगा। तो तभी हम लोग बोलेंगे कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन प्राइस एंड द इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो जो यहाँ पर लॉस होगा इशू करते हुए क्योंकि डिस्काउंट पे हो रहा है, तो उसको हम लोग डिस्काउंट लॉस या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, सपोज ए 10% डिवेंचर, 10% मतलब इंटरेस्ट रेट है ना, 10% डिवेंचर ऑफ 1000 इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 100। तो 10% डिवेंचर ऑफ ₹1000 का जो है उसे डिस्काउंट कितना पे इशू किया गया, 100, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। ये एक डिवेंचर का वैल्यू, ठीक है, ए डिवेंचर, ये एक डिवेंचर का वैल्यू है। तो ₹1000 का डिवेंचर का वैल्यू है, मतलब ये कौन सा वैल्यू है, ये है पर वैल्यू। इसे ₹100 डिस्काउंट में इशू किया गया है, यानी कि 900 में इशू किया गया, इशू प्राइस हो गया 900, ठीक है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम मतलब कितना रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा 1005, ठीक है। ये 905 नहीं होता, ये हमेशा पर वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है, पर वैल्यू रिटर्न करना ही पड़ता है। तो 1005 में रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1005 रिटर्न करना पड़ेगा, तो लॉस कितना हो जाएगा, ये देखो 900 हम लोग ले रहे हैं, रिटर्न करेंगे 1005, तो हम लोग का लॉस हो जाएगा 105, ठीक है। दिस इज टू बी ट्रीटेड एज लॉस ऑन इशू, इसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन इशू। इट इज टू बी नोटेड दैट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज आल्सो क्रेडिटेड बाय 5, और हमें ये भी देखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी ₹5 से क्रेडिट होगा। मतलब तो सीधा सा बात है, देखो ये 105 कंबाइनली नहीं समझ के हम लोग सबसे सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम लोग इशू कर रहे हैं तो हम लोग का इशू प्राइस क्योंकि डिस्काउंटेड है, इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है ₹100। क्यों? क्योंकि 1000 का चीज हम लोग 100 डिस्काउंट में यानी 900 में इशू कर रहे हैं, तो इशू के टाइम पे डिस्काउंट इतना, और इशू के टाइम पे हमें पता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे कितना लॉस होगा। रिडेम्पशन के टाइम पे यहाँ पर बोल दिया था, ये देखो ₹5 प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, यानी रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस होगा पर रिडेम्पशन पे ₹5, तो टोटल 105। इस चीज को ऐसे कंबाइनली दिखाया गया, अगर कंबाइनली करते हैं तो थोड़ा टफ होता है समझना, बेटर होगा कि अगर हम लोग अलग अलग करें, ठीक है। और अगर कंबाइनली करना चाहो तो अलग करने के बाद फिर उसको ज्वाइंटली लिख भी सकते हो, ठीक है। अलग करने से कभी गलत नहीं होगा, ये क्लियरली समझ में आता है। ये डिस्काउंट के टाइम पे लॉस है क्योंकि 1000 का डिवेंचर हम लोग 900 में इशू कर रहे हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज में बता भी दिया है 100 डिस्काउंट है। और जब रिडीम करेंगे तो बोल रहे हैं प्रीमियम ₹5 प्रीमियम पे करेंगे, तो टोटल 105, ठीक है। उसको यहाँ कंबाइनली इस तरह से दिखाया है। अब देखो कैसे एंट्री होगा, नॉर्मल जैसे होता है एप्लीकेशन टाइम पे, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगा, तो एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, अगर अलॉटमेंट कॉल किया जाता है तो अलॉटमेंट ड्यू होगा, देख लेते हैं। ये देखो
यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में नॉर्मली डिस्काउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट जो है, जैसे हम लोग शेयर्स का क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली प्रीमियम डिस्काउंट ये सब हम लोग कहाँ लेते हैं, अलॉटमेंट। यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ बोले देन फॉलो द क्वेश्चन। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और जब पैसा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट का, जब बैंक डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू, ये कंबाइन एंट्री किया है, ठीक है। प्रीमियम पे जब रिडीम होगा ये हम लोग अलग से कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है ना, कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर रिडम्पशन, ठीक है। ये कंबाइनली किया है तो इनका टोटल अमाउंट ये लोग लिखेंगे। अगर हम लोग इंडिविजुअली करेंगे तो इंडिविजुअल लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 5 करके देखते हैं, देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख डिवेंचर, 150 लाख नंबर है, ठीक है। 150 लाख डिवेंचर, 9% क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट है ना, ऑफ 100 ईच, ठीक है। एक एक डिवेंचर का पर वैल्यू क्या है, 100 ईच। इशू प्राइस भी ये है क्या, देखते हैं आगे पढ़ के, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, नहीं ये क्या हो गया, फिर इसका मतलब ये पर वैल्यू हो गया। और इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 6% डिस्काउंट, यानी 100 पे 6% डिस्काउंट लगाओ, 6 रुपीज होता है, यानी 100 माइनस 6, 94 रुपीज पे इशू हुआ है, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो एक लॉस कितना हुआ, 6 रुपीज का। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम करना पड़ेगा 5% प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। 5 रुपीज एक्स्ट्रा पर डिवेंचर पे, तो पर डिवेंचर का वैल्यू कितना है, 100, 100 पे 5 एक्स्ट्रा देंगे, मतलब जब रिडीम होगा तब लॉस कितना है, रिडीम होने पे ऐसे रिडीम करना पड़ेगा, ऐसे एक एक डिवेंचर होल्डर को 105 करके रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू का रिटर्न है, बाकी इंटरेस्ट तो मिलता जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड। तो 5 रुपीज और यहाँ पर 94, ठीक है। 5 रुपीज और सॉरी 5 रुपीज और 6, 94 तो माइनस करने के बाद का वैल्यू है, यहाँ पर ये एक लॉस है और ये 5 रुपीज वाला एक लॉस है, ठीक है। तो टोटल 11 का यहाँ पर हम लोग का लॉस हो जाएगा, ठीक है। टोटल 11 का लॉस हो जाएगा, यहाँ 6 रुपीज और यहाँ पर हम्म। तो मतलब एक एक शेयर पे 11 का हो रहा है, ठीक है। बाकी हमें देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, क्योंकि एक शेयर तो है नहीं, यहाँ एक शेयर पे मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो एप्लीकेशन मनी कैसे पेएबल होगा, 3 इयर्स का है डिवेंचर का टर्म, 50 ऑन एप्लीकेशन, 44 ऑन अलॉटमेंट, तो 50 प्लस 44 चेक करो कितना हो गया, 94 है ना, 94। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे जो भी एंट्रीज होगा वो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होगा तो इशू डेट पे एक एक्स्ट्रा एंट्री हमारा होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अलावा भी, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लेते, तो एंट्री क्या होगा, इन द इन द बुक्स ऑफ एग्रोटेक लिमिटेड, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट जर्नल क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का कितना रिसीव होगा, 150 लाख इंटू 50 है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 150 लाख इंटू 50, तो ये हो जाएगा 7500 लाख है ना, 7500, यहाँ पर लिख देते हैं इन लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, नेक्स्ट ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे लोन में, मतलब डिवेंचर में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर का रेट क्या था, देखो 9%, टू 9% डिवेंचर होता है। 7500 7500 बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जो लॉस ऑन इशू है, ठीक है, लॉस ऑन इशू प्रीमियम वाला नहीं, रिडेम्पशन का लॉस नहीं, लॉस ऑन इशू जो कि 6 रुपीज था, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अलॉटमेंट में। कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट दिखाएंगे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, इसको हम लोग ऐसे डिस्काउंट ऑन इशू भी बोल सकते हैं या फिर लॉस ऑन इशू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लॉस ऑन इशू वाला लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। लॉस या डिस्काउंट दोनों ही बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 9% डिवेंचर। जैसे अलॉटमेंट का शेयर का एंट्री होता है ना, इक्विटी शेयर, जैसे मान लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसी तरह से टू 9% डिवेंचर। 15 लाख था, 15 लाख डिवेंचर है और अलॉटमेंट है 44, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 44, 660, ठीक है। 15 150, 150 यानी एक जीरो हो जाएगा, 6600, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट कितने से होगा, 150 लाख इंटू 6 रुपीज का डिस्काउंट, तो 150 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 900, ठीक है। 150 इंटू 6 हो गया 900, तो ये कितना हो जाएगा एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 150 लाख इंटू कितना हो जाएगा ये वाला बाकी अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड माइनस करने के बाद 38 इंटू 150, तो 5000। ओ अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। देखो उल्टा इन द सेंस, मैंने यहाँ पर काउंटिंग जो है ये यहाँ सही लिखा था, वहां गलत कर दिया। ये देखो 50 रुपीज जो है, ये देखो 50 रुपीज जो है, ये 50 रुपीज, हाँ ये देखो 50 रुपीज एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट बोला है डिस्काउंट में दिखाने के लिए, और टोटल करके हो रहा है हम लोग का 94। इसका मतलब ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो यहाँ पर और 6 रुपीज ऐड होता, ठीक है। तो डिस्काउंट का वैल्यू 6 रुपीज और अलॉटमेंट में रिसीव होगा 44, क्योंकि 6 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो 50, तो इसका मतलब हम लोग का एंट्री कैसे होना चाहिए था, ये देखो एंट्री जो है यहाँ पर 6 रुपीज है, ठीक है, ठीक है। ये लॉस ऑन डिस्काउंट, मतलब जो लॉस बोलो या डिस्काउंट बोलो 6 रुपीज हो रहा है। और यहाँ पर जो डिवेंचर का ये तो 50 रुपीज हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का 50, ये 44 होगा, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना मिलेगा हमें, 44 मिलेगा, तो ये हो गया 6600 लाख, ठीक है। और ये टोटल डिस्काउंट के अलावा कितना हो जाएगा, 7500, ठीक है। तो मैंने डिस्काउंट का यहाँ पर लेके वो अमाउंट गलत कर दिया था, तो ये होगा एंट्री। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा अगर मिल जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी तो कॉल सीनेरियर है नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे भी डिवेंचर में ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो कितना मिलेगा, जितना ड्यू हुआ है। तो ड्यू देखो कितना हुआ है, 6600, क्योंकि पूरा पेमेंट ही तो मिला है, तो 6600, 6600 बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमें क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होगा तो इशू डेट पे हमें एक एंट्री करना चाहिए था, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 रुपीज करके एक एक डिवेंचर को रिडीम करने का लॉस है, 150 लाख, तो 150 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा
चेक कर लेते हैं। 150 लाख और यहाँ पर है 5 रुपीज करके, हाँ ठीक है, 5% प्रीमियम। 150 into 5 750, ठीक है 750 हो जाएगा, 750 इन लैख, ठीक है इन लैख। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर कोई पूछे टोटल लॉस कितना हुआ, तो टोटल लॉस कितना हुआ ये देखो 900 प्लस ये वाला है ना, टोटल लॉस क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है आगे जाके हम लोग इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। 900 प्लस 750, ये देखो 900 प्लस 750, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1650, ठीक है। अब बुक में अगर देखोगे, कोई भी मैट में देखो, ठीक है तुम लोग को ये कंबाइनली ही ज्यादातर मिलेगा, ठीक है अगर कंबाइन कर पाते हो तो कर सकते हो, नो इशू। ये देखो कंबाइन करने पे क्या किया, लॉस दोनों को टोटल करके यहाँ पर लिख दिया गया और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब एक एंट्री कम हो जाएगा। 1650 हमारा भी आ रहा है, इन लोग का भी आ रहा है। ये देखो यहाँ पर अगर कंबाइनली एंट्री करना है तो जस्ट यहाँ पर 900 के जगह लिखना पड़ेगा 1650 दोनों का टोटल, और यहाँ पर इसके साथ ये वाला एंट्री, ये जो 750 है ये वाला एंट्री यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो फिर ये लास्ट एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो कंबाइनली भी कर सकते हो और इंडिविजुअल भी कर सकते हो। बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, बीइंग या फिर बीइंग फ्यूचर लाइबिलिटी रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो, बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर से हमें देखना चाहिए कि रिडेम्पशन किस पे हो रहा है। अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो यहाँ भी हमारा एक एडिशनल एंट्री होगा इशू डेट पे। इन दिस सिचुएशन द इशू प्राइस इज मोर देन पर वैल्यू एंड ऑल्सो रिडेम्पशन वैल्यू इज मोर देन द पर वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू प्राइस हो जाएगा पर वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा जो भी लिया जा रहा है, तो ये हो जाता है प्रीमियम पे इशू करना। The premium received at the time of issue of debenture is credited to the securities premium। अब इशू प्राइस पे जो प्रीमियम हम लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि ये रिसीव कर इशूड एट प्रीमियम, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा जैसे शेयर्स का होता है, ठीक है। एंड प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ये लॉस होगा, अभी भी किया था ना हम लोगों ने, लॉस टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेना है, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना है। सपोज ये 10% डिवेंचर ऑफ 1000 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 100, तो 1000 रुपीज का एक डिवेंचर 100 रुपीज प्रीमियम में इशू हो रहा है। एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर, ठीक है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर, तो 50 रुपीज का लॉस होगा। इन द गिवन केस 100 इज टू बी क्रेडिटेड, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और 50 को हम लोग भेज देंगे लाइबिलिटी वाला अकाउंट में, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम बोल के, तो ये वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा 50 रुपीज। इट इज टू बी नोटेड दैट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो क्रेडिटेड बाय 50 रुपीज, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अभी मैंने बोला लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये 50 रुपीज से क्रेडिट कर देना पड़ेगा। अच्छा इसमें एंट्रीज देखो कैसे हुआ, सेम टाइप ऑफ एंट्री, एप्लीकेशन का जब पैसा रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अगर अलॉटमेंट होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, जब अलॉटमेंट किया जाएगा डिवेंचर का तो एप्लीकेशन डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट अगर इशू में डिस्काउंटेड प्राइस में अलॉटमेंट हो रहा है, यहाँ पर सॉरी ये तो ये वाला देखो, ये वाला जो लॉस ऑन इशू लिखा हुआ है ना, वो कौन सा वाला है पता है, ये है प्रीमियम पे रिडेम्पशन वाला, ठीक है। प्रीमियम का रिडेम्पशन जो लॉस है वो लिखा गया है टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा है, जिस प्रीमियम अमाउंट पे ये इशू हो रहा है। मतलब अगर हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से जाए ना, ये देखो हम लिख के दिखा देते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से जाए तो यहाँ पर बोला था कि 1000 का 100 प्रीमियम में इशू हो रहा है, 50 प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, तो 1000 का यहाँ पर ये हो जाएगा 50, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, है ना, ये और डिवेंचर हो गया 1000, बाकी अलॉटमेंट का वैल्यू हमें जैसे दिया हुआ रहेगा उस तरह से लिखना पड़ेगा। और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये वाला भी चला जाएगा हम लोग का 50 से, ठीक है। ये जो हम सेपरेटली दिखा रहे हैं वो मेरा ये वाला एंट्री जो कि यहाँ पर कंबाइनली दिखाया गया है। अच्छा
नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला भी है स्टूडेंट कैन नोट दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग द सेपरेट एंट्री कंपाउंड एंट्री कैन बी पास। तो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर पूरा कंबाइन एंट्री दिखा दिया। देखो यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअली कर सकते हो, मतलब हम तो इससे भी ज्यादा स्प्लिट करके दिखा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं इसका भी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब सारे एंट्रीज को कंबाइनली एक साथ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, अगर डिवेंचर जो हम लोगों ने इशू किया था वो अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, मतलब जैसे 1000 रुपीज आज किसी से लिया था 10% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, अब ये पैसा मान लो, या फिर 1 लाख, ठीक है 1 लाख लिया था, ये पैसा मान लो 3 इयर्स बाद रिटर्न करना है, तो 3 इयर्स बाद डायरेक्ट 1 लाख नहीं करके अगर हम लोग इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करते हैं, जैसे मान लो या फिर 2 साल में, ठीक है, तो 50,000 एंड 50,000 तो 1 लाख हो जाएगा। तो वही चीज होता है कि डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट जस्ट लाइक शेयर्स मनी पेबल ऑन डिवेंचर मे बी पेड आइदर इन फुल विद एप्लीकेशन और बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग एंट्रीज विल डिफर टू। अच्छा ये वो वाला नहीं बोल रहा है, ओके, ये वाला बोल रहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो ये इशू के टाइम पे जो पैसा कॉल किया जाता है उसका बात हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट भी आएगा, मुझे लगा ये वो वाला पॉइंट है, नहीं यहाँ पर बोला है शेयर के तरह डिवेंचर का पैसा भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, जैसे पहले एप्लीकेशन ले लिया उसके बाद अलॉटमेंट ले लिया, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, ये चीज बोला है। अगर ऐसा होगा तो अलग अलग एंट्री, अभी तो हम लोगों ने किया ऐसा क्वेश्चन ही तो किया, देखो लास्ट दिन भी किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पर कॉल मनी मनी उतना नहीं आ रहा है लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ रहा है। डिवेंचर पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, अगर डिवेंचर का पैसा एप्लीकेशन में ही सारा दे दिया जाता है, वेयर द अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर आर पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, इट इज यूजुअल टू ओपन सेपरेट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ डिवेंचर सच एज 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब अगर डिफरेंट क्लास ऑफ डिवेंचर्स है, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किया है, कोई 10% इंटरेस्ट रेट वाला, कोई 12% इंटरेस्ट रेट वाला, और डिवेंचर का पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं लेके अगर पूरा पैसा ही एप्लीकेशन में लिया जाएगा, तो एंट्री कैसे करनी बोला है कि पैसा लो लेकिन अलग अलग डिवेंचर का नाम दिखाओ कि टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर वाला पैसा मिला, 12% वाला मिला, वही चीज बोल रहा है। दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स ऑफ डिवेंचर, ये जो अकाउंट बनाएंगे ना टू 10% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, यहाँ पर हम लोग ये दिखाते हैं कि अलग अलग जो मतलब एप्लीकेंट्स है उनसे क्या पेमेंट मिला है। इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे कि शेयर्स में भी था ना, फुल था, ओवर था, और क्या बोलते हैं उसे, अंडर सब्सक्रिप्शन था, उसी तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है, these accounts can be used to record the refund of monies to द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो बोल रहा है कि दिस अकाउंट्स कैन बी यूज्ड, ये अकाउंट्स जो है ये यूज किया जाएगा टू रिकॉर्ड द रिफंड ऑफ मनी, मतलब यहाँ से देख लेंगे ना कितना मिला था, जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग रिफंड कर देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन होने से क्या होता है, शेयर्स में भी तो वही था, रिफंड करो या प्रोराटा करो, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 10% वाला डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब हुआ है या 12% वाला, जहां पर हुआ है वहां पर देखेंगे, देखने के बाद रिटर्न कर देंगे। रिफंड ऑफ मनी टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, मतलब जिनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है ना, उनको अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है, तो उनको बोलेंगे अनसक्सेसफुल, क्योंकि वो सक्सेस तभी कहलाते अगर उन्हें होल्डिंग दे दिया जाता है ना, वो होल्डिंग लेने के लिए तो अप्लाई किए थे, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है उनका नाम मतलब हट जाए। एक्चुअली क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होने से लास्ट के टाइप जो करते हैं ना उनका छांट दिया जाता है। At the time of allotment of debenture, the amount in debenture application account is transferred to the respective debenture account, और एंड में क्या होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा मिला वो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कुछ नहीं, देखो यही वाले चीजों को फिर से बोला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पैसा आ गया, अगर एक्स्ट्रा होगा तो रिफंड कर दो, उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जिस अकाउंट का जो पैसा है, जिस अकाउंट का, यानी अगर 10% 12% अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवेंचर होता है कंपनी का, तो जिस डिवेंचर पे जितना रिसीव हुआ, जितना एक्स्ट्रा हुआ, सारे कैलकुलेशन अलग अलग हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। एज डिस्कस अबव, डिवेंचर में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि, और इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, डिवेंचर पार में इशू हो सकता है, प्रीमियम में, डिस्काउंट पे। डिवेंचर इशूड एट पार, अगर पार में इशू हुआ तो क्या होगा, द डिवेंचर विच आर इशूड एट पार
आर इशूड एट द सेम प्राइस एज देयर नॉमिनल वैल्यू। पार पे इशू करने का मतलब है नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना। दैट इज इफ अ डिवेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 इशूड एट पार द कंपनी रिसीव्स 100। मतलब क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू है 100 और इसी पे इशू हुआ है, तो इसका मतलब इशू प्राइस जो है वो 100 होगा, ठीक है, और यही हो जाएगा पर वैल्यू। तो पैसा रिसीव होने पे क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सेम चीज है, ठीक है। अगर एक्सेस पैसा हो जाता है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो एक्सेस पैसा आ जाएगा, तो जो एक्सेस पैसा आएगा वो रिफंड करने का एंट्री कैसे होगा, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही एक्सेस हुआ कि नहीं वो हम लोग पता कर सकते हैं, टू बैंक जो अमाउंट रिफंड कर दिया, ठीक है। और एडजस्ट प्रोराटा की तरह भी हो सकता है, अगर एडजस्ट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कर सकते हैं टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कंसेप्ट पूरा शेयर की तरह ही है ना, कि एप्लीकेशन का पैसा कुछ रिफंड हो गया, कुछ एडजस्ट कर दिया, अगर ऐसा डिसाइडेड है, ठीक है, अगर ऐसा डिसाइडेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कि हाँ हम लोग प्रोराटा करेंगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो एडजस्टमेंट व्हेन डिवेंचर आर अलॉटेड, जब अलॉटमेंट दिया जाएगा जिन लोगों को देना है तो एप्लीकेशन टू डिवेंचर जैसे होगा, और उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, और रिसीव होने पे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कॉल भी हो सकता है डिवेंचर कॉल टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, जब रिसीव हो गया बैंक टू डिवेंचर कॉल, ठीक है। तो देखो एकदम एग्जैक्ट शेयर के तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर डिवेंचर का बात हो रहा है। एक सेकेंड, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सानू। ठीक है, हम सेंड कर देंगे अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 6। Siemens Limited issued, हेलो, देखो आवाज आ रहा है। साउंड आ रहा है सैनन को। ज्यादा इश्यूज है, ठीक है देखो। देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में फुल्ली अमाउंट पे करना है बाय 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,10,000, मतलब ये रिफंड करना पड़ेगा है ना, 1,10,000। अब देखते हैं रिफंड करने बोला है कि प्रोराटा, यहाँ पर रिफंड बोला, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम, ठीक है। तो रिफंड करने के लिए बोला, डिवेंचर वेर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, डिवेंचर अलॉट किया गया है 7 अप्रैल को, इसका हमें एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है, एंट्री कर लेते हैं in the books of April 1, ठीक है। April 1 में पहले यहाँ पर जो है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,00,000 इंटू 100 ईच पार पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन, तो 100 इंटू यहाँ पर 1,00,000, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर
1 अप्रैल 1 लाख, अच्छा रिसिप्ट हुआ है 1,10,000, तो ये 1 लाख से एंट्री करने से तो नहीं होगा, 1,10,000 करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसिप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 1,10,000 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे 11 लाख हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। 11 लाख क्या, 1,10,00,000, 1,10,00,000 हो गया, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अच्छा अब रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है, तो रिफंड अलॉटमेंट करते वक्त कर दिया जाता है, तो 7 अप्रैल को अलॉटमेंट हुआ है तो रिफंड कर देंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,00,000 being excess application money refund। सेवेंथ अप्रैल का हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर और क्या होगा, अब हमें इस पैसे को ट्रांसफर कर लेना पड़ेगा, ठीक है, लोन में, लोन अकाउंट में, जैसे शेयर्स में कैपिटल में ट्रांसफर करते वैसे ही, तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर का रेट 12%, कितना ट्रांसफर होगा रिफंड करने के बाद जितना बचेगा, तो ये था 1,10,00,000 और यहाँ से हम लोगों ने, अच्छा रिफंड भी मैंने 1,10,000 लिख दिया क्या, सॉरी 1,10,000 बोल रहे, 1,10,00,000, रिफंड कितना हो जाएगा 10,000 पे, 10,000 इंटू 100, 10,00,000, 10,00,000 माइनस हो जाएगा, 10,00,000 माइनस होने से कितना मिलेगा, ये यहाँ पर 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ यानी 1 और 7 जीरो, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, है ना, रिफंड जो है वो मैंने गलती से लिख दिया था, देखो रिफंड जो है वो तो एक्स्ट्रा जो 10,000 एप्लीकेशन आया, क्योंकि 1 लाख ही करना था, तो 10,000 इंटू 100 ये रिफंड होना चाहिए, और तो इसमें कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ो, देखो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, ए कंपनी इशूज डिवेंचर एट प्रीमियम व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द डिवेंचर इंटरेस्ट रेट। कंपनी कब प्रीमियम पे डिवेंचर इशू करती है, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोअर होता है डिवेंचर, मतलब नॉर्मली कंपनी, ये पहले क्लास में मैंने बोला था कि क्यों लोग डिवेंचर खरीदेंगे और क्यों कंपनी जो है वो बैंक के पास लोन नहीं लेके पब्लिक को लेके, क्योंकि इसमें दोनों का इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। लेकिन मान लो कि कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है वो प्रीमियम पे कब करती है, अगर मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवेंचर, जैसे मान लो मार्केट में अगर 2% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो डिवेंचर 1% में कंपनी इशू कर रहा है, तो लोग तो इसी को खरीदेंगे, तो फिर पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करेगी, ठीक है। द डिवेंचर व्हिच आर इशूड एट प्रीमियम आर इशूड एट हायर प्राइस देन द नॉमिनल वैल्यू, दैट इज इफ ए डिवेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू 100 इज इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब 100 वाला डिवेंचर 110 में इशू होता है, द कंपनी रिसीव्ड एट 110 वेयर द इन्वेस्टर गेट्स slightly less interest than stated in the डिवेंचर। मतलब देखो ये कैसे होता है कि क्यों इनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, देखो 12% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, द इन्वेस्टर विल गेट 12 पर एनम, मतलब 100
बोल रहा है कि 12% डिवेंचर का रेट है, 100 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलेगा, तो 12 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 12 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। द इन्वेस्टर विल गेट 12% पर एनम, 12 रुपीज एक्चुअली, ₹12 ये वाला जो आया परसेंटेज के हिसाब से, ₹12 पर एनम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 110। तो उन्होंने 110 इन्वेस्ट किया और 12 रुपीज मिल रहा है, देयरफॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 12/110 इंटू 100। मतलब हम फिर से समझाते, देखो ये पूरा एक मैथ्स का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में ये दिया है कि डिवेंचर जो है वो 12% रेट में इशू किया गया है और एक डिवेंचर का प्राइस है 100, बट इसे इशू किया गया है, ये पर वैल्यू है, इशू किया गया है 100 प्लस 10% प्रीमियम यानी 110 पे, ठीक है। अब जब ये इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही पे होता है, तो वो है 100 पे कितना? 12% यानी 12 रुपीज दिया जाएगा। अब अगर इन्वेस्टर की तरफ से देखो तो उनको 12 रुपीज मिल रहा है ईयरली, ठीक है, और उन्होंने कितना कंपनी को दिया है? 110, तो 12 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 करने से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट तो 10.91% आ रहा है, ठीक है, जो देखने में 12% लग रहा है बट कितना हो रहा है? 10.9। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर इशू कैसे किया था? प्रीमियम पे किया था, है ना, लेकिन प्रीमियम पे इशू भले ही करे, हमें तो इंटरेस्ट जो है पर वैल्यू पे मिलेगा, तो इसी वजह से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 12 जरूर देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली हो रहा है 10.91। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, एज डिवेंचर आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन द केस एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो डिवेंचर इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि डिवेंचर जो है, डिवेंचर को कहां पर दिखाया गया है? डिवेंचर्स आर कवर्ड इन द मतलब कौन से रेगुलेशंस के हिसाब से? एक रेगुलेशंस कौन सा? सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से डिवेंचर को कवर किया जाता है डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज में, जो कि स्पेसिफिकली बताया गया है क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Therefore, restriction of utilization of debenture securities premium will also be governed by the section 52 of the Companies Act 2013। तो ये जो प्रीमियम पे इशू होता है ना, तो प्रीमियम का क्या यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, जैसे शेयर्स का प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, और एक स्पेसिफिक कंपनियां होती है कंस्ट्रक्शन वाली जिसपे 2 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है, इस तरह से डिवेंचर का जो प्रीमियम है वो भी कैसे यूज करना है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में वो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, ये चीज बताया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंट्रीज, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अच्छा, अगर एक्सेस पैसा है, एक्सेस रिसीव हुआ है तो रिफंड हो जाएगा। आफ्टर दैट एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर यहाँ पर मिल रहा है तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, अगर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू होता है तो इसका मतलब क्या होगा? देखो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, द कंपनीज एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइस एट विच डिवेंचर कैन बी इशूड, अनलाइक शेयर्स देयर इज नो लिमिट फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जैसे शेयर्स, डिस्काउंटेड शेयर इशू नहीं कर सकते ना, सिर्फ एम्प्लॉय लोगों को कर सकते, स्वेट इक्विटी शेयर या फिर ईसॉप, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज व्हाई इट इज वेरी कॉमन फॉर डिवेंचर टू बी इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू होता है। The debenture which are issued at discount are issued at lower price than the nominal value। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब ही है नॉमिनल वैल्यू से लोअर पे इशू होना। That is if the debenture with a nominal value of 100 is issued at 10% discount, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, 100 रुपीज वाला अगर 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, इसका मतलब कंपनी को रिसीव होगा 90 रुपीज, ठीक है। The issue price of debenture is डिवेंचर एट ए डिस्काउंट स्लाइटली इंक्रीज द ट्रू रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है कैसे? देखो, जब इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे देगी, तो अगर 12% रेट है, वही वाला एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर 12% है तो 12 रुपीज मिलेगा, ठीक है, लेकिन 12 रुपीज मिल रहा है, सच में तो 100 रुपीज इन्वेस्ट नहीं किया है इन्वेस्टर ने, मतलब डिवेंचर होल्डर ने, उन्होंने तो 90 रुपीज दिया है, तो 90 इन्वेस्ट करके 12 मिल रहा है इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 13.33%।
इंटरेस्ट रेट देखने में तो लग रहा था 12, बट मिला कितना 13.33%। एक्चुअल रेट को अगर चेक करोगे तो डिस्काउंट में इशू होने से इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर एक्चुअली चेक करोगे तो वो बढ़ जाएगा। इसको हम लोग इफेक्टिव रेट बोल सकते हैं। देखने में जरूर रेट 12% लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली अगर रेट चेक करोगे तो इफेक्टिव रेट हो गया 13.33%। ठीक है, वही चीज बोला है। डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द कंपनी विल हैव टू पे 12 फॉर ए लोन ऑफ 90, देयरफॉर द ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज हमें दिखा कि अगर प्रीमियम पे होता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिखेगा। The company issues debenture at a discount when the market rate of interest is higher than the debenture interest rate. कंपनी नॉर्मली डिस्काउंट पे कब इशू करती है? जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हायर होता है, नॉर्मली जो हायर देन द डिवेंचर इंटरेस्ट रेट, मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, और जो कंपनी वो कम दे रही है, तब क्या होगा? हायर देन, तब कंपनी चाहेगी कि वो डिस्काउंट में इशू करे। लाइक शेयर्स डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद नॉमिनल वैल्यू, the difference between the nominal and debentures are cash receipt is transferred to discount on issue of debenture। वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम में चला जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर कम होता है तो वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में जाता है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। अब ये जो डिस्काउंट या लॉस होता है राइट ऑफ करने के लिए, वो लॉस को धीरे धीरे क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, इशू करने के टाइम पे, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे जो भी लॉस वगैरह होता है उसे राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, और ये राइट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट होता है वो हर साल पीएल में चार्ज होता है। इट इज कंसिडर्ड ए नॉमिनल प्रैक्टिस टू एमोटाइज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट दैट इज नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स। तो नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स के अंदर ये लॉस को राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, और इसका अलग अलग प्रोसेस होता है राइट ऑफ करने का। ठीक है, तो अभी इसी पे क्वेश्चन होगा शायद, नीचे देख लेते हैं। जब कैश रिसिप्ट हुआ, पूरा एंट्री इस बात का, ठीक है, जब कैश रिसिप्ट हुआ तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है तो ये देखो, अगर एक्सेस होगा तो रिफंड कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होना चाहिए, लेकिन अगर डिस्काउंटेड वाला अलॉट हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है, और यही जो डिस्काउंट है ये राइट ऑफ हो जाएगा मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स के अंडर। इनफैक्ट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कंसिडर्ड एज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, the true expense net borrowing cost for a particular account period is therefore the total interest payment plus the discount return। अब मतलब समझाते हैं, देखो क्या बोल रहा है। इन फैक्ट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, जैसे मान लो एक 100 रुपीज का डिवेंचर 10 रुपीज डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, यानी 90 में इशू हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इशू प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट वैल्यू, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो इन फैक्ट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कंसिडर्ड एज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्काउंट, क्यों लॉस होता है देखो, जब इंटरेस्ट दोगे तब तो 100 पे ही देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें मिल कितना रहा है? 90, क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया, और इस वजह से हम लोगों ने ये भी चेक किया कि इंटरेस्ट रेट, मान लो अगर ये 10% था, या फिर उस क्वेश्चन की तरह 12% देख लो, तो 12% अगर था तो हमें 12 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो एक डिवेंचर होल्डर को 90 रुपीज इन्वेस्ट करके 12 रुपीज मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 40/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वही चीज बोल रहा है, ये इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंक्रीमेंटल 1.33% इंक्रीज हो गया। द ट्रू एक्सपेंसेस फिर कितना हुआ? नेट बोरोइंग कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस द डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल हम लोग का खर्चा कितना हो जाएगा हर साल? एक तो ये 12 रुपीज करके पर एनम हमें देना पड़ रहा है, अगर ऐसा एग्जाम्पल है कि हम लोग हर साल 12 रुपीज करके इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्लस ये जो डिस्काउंट है इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। सपोज 2 इयर्स हम, इस डिवेंचर का लाइफ टाइम है, तो 2 इयर्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब पर ईयर 5 रुपीज करके लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 12 + 5 यानी टोटल 17 रुपीज का हम लोगों का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा डिवेंचर को इशू करने के बाद। टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस द डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट पर ईयर प्लस द डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर ईयर, टोटल 17 रुपीज का हम लोगों का कॉस्ट बेयर हो जाएगा अगर हम लोग डिवेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट। वही चीज यहाँ पर बोला है। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोल रहा है।
X Limited issue 1,12% डिवेंचर 100 each at a discount of 10% payable full on application, मतलब 90 रुपीज मिलेगा कंपनी को। तो 90 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1 लाख करके मिलेगा, ठीक है, 1 लाख इंटू 90। अच्छा, तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, कैसे पे होगा, यहाँ पर बोल रहा है पे होगा एप्लीकेशन। अच्छा, एक्सेस पैसा रिसीव हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 1 लाख की जगह 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 90 हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 90, ठीक है। 90 तो टोटल है, देख लेते हैं एप्लीकेशन, ये सब कुछ अलग अलग पे करना है, नहीं एक ही बार में पे करना है, यानी 90 से इंटू हो जाएगा, 1 लाख की जगह 1,20,000 जो है एप्लीकेशन आ चुका है, तो 1,20,000 एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ होगा। डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 9th जून, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड, एक्सेस 20,000 डिवेंचर का 90 रुपीज करके जितना है वो रिफंड हो जाना चाहिए। ऑल्सो सो नेसेसरी लेजर, और हमें लेजर को भी प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग एक एक एंट्री कर लेते हैं। पहले हो जाएगा, डेट कौन सा होगा, कब इशू हुआ है, 31 मई को। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,20,000, 1,20,000 इंटू 90, 12 इंटू 9 108 होता है, और उसके बाद 50 being application receipt, being application money receipt। इसके बाद रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, अलॉटमेंट जब होगा तब रिफंड करेंगे। अलॉटमेंट कब हो रहा है, 9th जून को, तो 9th जून को रिफंड कर दिया जाएगा। 2020 था, तो रिफंड करने से जस्ट ऑपोजिट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, कितना रिफंड हो जाएगा, एक्चुअली इनको इशू करना था 1 लाख 1,20,000, यानी 20,000 पे जो भी पेमेंट आया है एट द रेट ऑफ 90 करके वो रिफंड हो जाएगा। तो 18 और 5 zeros, तो 18 लाख being application money refunded। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अच्छा, उसके बाद फिर से 9th ऑफ जून को ही होगा, एप्लीकेशन का जो पैसा एक्चुअली रिसीव करके रखना है वो ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये डिस्काउंट में अलॉट होगा, ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या फिर डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू टू डिवेंचर, रेट क्या था, रेट टू 12% डिवेंचर बीइंग allotment of 1 lakh debenture at the rate of 100 each at a discount of ₹10 per debenture। कितना हो जाएगा अमाउंट, एप्लीकेशन का कितना पैसा जो है हम लोग ले सकते हैं, तो ये देखो, ये यहाँ पर था 10,80,000, मतलब 1,20,000 में से 20 हटा देते, 1 लाख इंटू 90 ये हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, 1 लाख इंटू 90 ये हम लोग रख सकते हैं, 1 लाख इंटू 90 यानी ये हो गया 90 और 5 zeros है ना। और डिस्काउंट कितना हुआ है, डिस्काउंट हो रहा है 10%, मतलब 10 रुपीज, 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 100, क्योंकि डिवेंचर का पर वैल्यू से एंट्री होता है, जैसे शेयर का पर वैल्यू से एंट्री होता है, तो ये हो जाएगा जीरोस, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये हो गया 10
1 लाख इंटू 100 तो 100 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख इंटू 100 तो 100 लाख हो जाएगा, तो इस तरह से लिखते हैं 100 और लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6, हाँ ठीक है, तो 100 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लेजर भी हमें पोस्ट करने बोला है। ठीक है, बोला है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स, तो जितने सारे अकाउंट होते हैं उतने लेजर बन जाते हैं। तो एक बैंक का लेजर बन सकता है, एक डिवेंचर एप्लीकेशन का लेजर बन सकता है, फिर यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन बैंक मतलब वही सेम लेजर, और डिवेंचर एप्लीकेशन का लेजर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का और डिवेंचर का। ठीक है, तो लेजर कैसे होता है, जितना सारा यहाँ पर हम लोगों का अकाउंट होगा उतना ही लेजर होना चाहिए। तो पहला है बैंक अकाउंट, ठीक है, पहला लेजर हो जाएगा बैंक अकाउंट, यहां पर ही कर लेते हैं बैंक अकाउंट, ये एक लेजर बनेगा। दूसरा लेजर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन 12%। हाँ, पहले डिवेंचर एप्लीकेशन कर, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, अच्छा ये भी सेम है, तो ये अकाउंट रिपीट करने का जरूरत नहीं है। फिर डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू और 12% डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू, ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर अकाउंट। तो पोस्ट कैसे होता है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12 टू डिवेंचर एप्लीकेशन पहला एंट्री था, तो यहाँ पर हमारे पास बैंक लेजर है, तो बैंक में बैंक तो पोस्ट नहीं होता है, बचा क्या, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो टू साइड जहां है वहां पर हमें लिख देना है, सिंपल, टू साइड जहां है वहां पर हम लोग लिखेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पर लिख देते हैं टू डिवेंचर एप्लीकेशन 31 मई, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये है 10,81,08 लाख है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर और एक लेजर क्या बनता है, डिवेंचर एप्लीकेशन, वहां पर क्या पोस्ट होगा, बाई बैंक, क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन में तो डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, इसको बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग, है ना। तो 31 मई 2020 बाई बैंक, 30। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक रिवर्स एंट्री, ठीक है, तो बैंक में क्या हो जाएगा, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, ये है 9 जून का, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना हो जाएगा, 18 लाख। अब डिवेंचर एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, टू बैंक, एटीन लाख। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन, ये कंबाइन एंट्री, इसका पोस्टिंग कैसे होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर और डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, पहले एप्लीकेशन पे कर लेते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन में लिखेंगे टू 12% डिवेंचर, और 12% डिवेंचर में लिखेंगे बाय डिवेंचर एप्लीकेशन, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना लिखेंगे,
अमाउंट जो यहाँ पर सिंगल होता है, ठीक है, कंबाइन अमाउंट दोनों अकाउंट का टोटल होता है, तो सिंगल अमाउंट से हमारा दो दो एंट्री हो सकता था, जिसको कंबाइनली हम लोगों ने एक एंट्री किया, तो 90 लाख हो जाएगा, ठीक है, 90 लाख से लिखना पड़ेगा 90 लाख। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर में लिखेंगे बाय डिस्काउंट बोल के 10 लाख, बाय डिस्काउंट बोल के 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू 10 लाख, और यहां पर हो जाएगा टू क्रॉस पोस्टिंग टू 12% डिवेंचर 10 लाख, बस पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग को ऐड करके क्लोज कर देना है लेजर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो 10,80,000 डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, और 18 लाख जो है, सॉरी 1,08,00,000, और यहाँ पर 18 लाख रिफंड हो गया, तो कितना रह जाएगा, इधर बैलेंस आ जाएगा जितना एज ए डिवेंचर रह जाएगा लोन के हिसाब से, तो बाई बैलेंस सीटी। ये हो जाएगा 90 लाख, हो गया क्लोज, 90 लाख का डिवेंचर हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12%, ये क्लोज कर लेते हैं, 90 लाख और 18 लाख डिवेंचर एप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा 108 लाख, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज हो गया, इतना रिसीव किया इतना रिफंड किया, ठीक है, और ये बाकी बचा जो ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें कुछ बैलेंस नहीं होना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्लियर है, देखो इतना रिसीव किया था बट इतना रिफंड कर देंगे क्योंकि एक्सेस था, तो बाकी जो बचा हुआ वो डिवेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो गया, तो इसमें कोई भी हम लोग का बैलेंस नहीं बचेगा। लॉस ऑन इशू का देखो, लॉस ऑन इशू हुआ है 10 लाख, इसे हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस शीट 10 लाख, ये फ्यूचर में राइट ऑफ हो जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर का पूरा लाइफ टाइम में ये रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए, नॉर्मली 3 to 5 years होता है, बाकी क्वेश्चन में जो देगा वो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 12% डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर देखो डिवेंचर का कितना हो जाएगा, हो गया ये वाला वैल्यू, ठीक है, अच्छा इसका टोटल हम लोग इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीटी, जितना लोन हो गया, बस यहाँ तक ही हमें करने बोला था कि नेसेसरी लेजर बनाओ, तो लेजर बन गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, ये क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, मान लो बैंक से ही ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले रहा है कोई कंपनी, उसने कोई एसेट मॉर्टगेज किया है, लेकिन एसेट का वैल्यू लिए गए लोन से कम है, ठीक है, एसेट का वैल्यू लिए गए लोन से कम है, तो बैंक बोल सकता है कि सिर्फ इतना मॉर्टगेज रखने से हम नहीं मानेंगे, और भी कुछ एज ए सिक्योरिटी रखो, तो कंपनी चाहे तो बैंक को डिवेंचर इशू कर सकती है, लेकिन उसके बदले वो बैंक से पैसा नहीं लेगी, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज वो डिवेंचर इशू कर रही है कि आपके पास राइट्स है, आप बोल सकते हो कि मैंने आपको ये एज अ मॉर्टगेज रखा था डिवेंचर को, ठीक है, डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब है ऑलरेडी एक सिक्योरिटी दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी देते हैं तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डिवेंचर इशू करके दे रहे हैं। जैसे कभी अगर लोन वोन कभी देखे हो, अगर लोन लिया जाता है तो कभी कभी ऐसा भी करता है बैंक, बैंक क्या करता है, लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन पूरे क्या करता है 12 मंथ्स का, नॉर्मली क्या होता है 12 मंथ्स का चेक जो है, जिनको लोन दिया ना उससे चेक साइन करवा लेता है, ठीक है,
चेक साइन करवा लेता है। ये क्या है, अब देखो जिससे चेक साइन करवाया उसने लोन लिया है, अगर उसके पास पैसा ही होता तो उसको लोन का क्या जरूरत होता, लेकिन फिर भी बैंक ये करवा रही है, चेक साइन इसीलिए करवा रही है क्योंकि देखो वो अगर पैसा मेंटेन नहीं करेगा तो बैंक को चेक विड्रॉल करके पेमेंट भी नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक के पास एक प्रूफ रहेगा कि बाई चांस अगर वो जो लोन ले रहा है, जो बोरोवर है, वो अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो वो इजीली कोर्ट को प्रूव करके दिखा सकेगा कि इस पर्सन ने मेरे से सच में लोन लिया था। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन एडिशनल लोग रखते हैं ना, एडिशनल और भी एडिशनल और भी एडिशनल। उसी तरह से कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब है कि ऑलरेडी एक सिक्योरिटीज तो है लेकिन सपोर्टिंग के तौर पे और भी अगर कोई सिक्योरिटी, जैसे ये चेक, ये हो जाता है सिक्योरिटी, है ना, ये सिक्योरिटी हो जाता है। उसी तरह से कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर को एज ए सिक्योरिटी वो इशू कर सकती है बैंक को, ठीक है, बैंक को इशू कर सकती है और उसे एज ए सिक्योरिटी की तरह रख सकती है। ये देखो कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी, जैसे मैंने बोला ना ऑलरेडी एक सिक्योरिटीज है लेकिन उसके साथ साथ और एक सिक्योरिटी, सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉर ए लोन which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid, ठीक है, on the due date। अगर लोन रीपे सही नहीं होगा तो वो मॉर्गेज जितने भी है, चाहे वो सेकेंडरी हो या फर्स्ट वाला मॉर्गेज हो, उसे एज ए सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं उसे यूज कर सकता है बैंक, उसको बेच के रिकवरी अपना कर सकता है। Under this arrangement, the borrower agrees that a particular asset or group of asset will be realized and the proceeds this from will be applied to repay the loan in the event of the amount due cannot be paid। तो इससे क्या होता है, इसमें ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि जो बोरोवर को एग्री होना पड़ता है कि जो भी एसेट्स को या ग्रुप ऑफ एसेट्स को उसने क्या किया है, एज ए सिक्योरिटी रख दिया है, वो एसेट बेच सकता है, बैंक बेच के उससे पैसा रिकवर कर सकता है अगर कंपनी लोन नहीं पे कर पा रही है तो, ठीक है। Sometimes company issued their own debenture as a collateral securities for a loan or fluctuating overdraft। तो कंपनी कभी कभी क्या कर सकता है, बैंक से लोन लिया और मान लो एक फिक्स्ड एसेट मॉर्गेज रखा, फिर भी अगर बैंक को लग रहा है कि नहीं इतना इनफ नहीं है तो वो एज अ सेकेंडरी या सपोर्टिंग सिक्योरिटी वो कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू कर सकती है और इसके हिसाब से वो कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। व्हेन द लोन इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट दिस डिवेंचर आर एट वंस रिलीज विद द मेन सिक्योरिटी। अगर ये लोन रीपे हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे इसीलिए रखा जाता है कि अगर जो बोरोवर है वो फेलियर हो जाए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो फेलियर हो जाएगा, हो सकता है बोरोवर ने सारी चीज इजीली क्लियर कर दी है, ठीक है। तो व्हेन द लोन इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट पे जब लोन रीपे हो जाएगा, जिसने बोरो किया था उसने सही सही सारा चीज रिटर्न कर दिया, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर रीपे कर दिया तो इस तरह के डिवेंचर को क्या करना पड़ेगा, दिस डिवेंचर आर एट वंस रिलीज्ड विद द मेन सिक्योरिटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी जैसे मान लो मॉर्गेज जो रखे थे, जो फिक्स्ड एसेट, वो हम लोग क्या करेंगे, छुटा लेंगे, ठीक है, वो हम लोग अपने पास रख लेंगे, वो अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो डिवेंचर है वो भी कंपनी का हो जाएगा। इन केस द कंपनी कैन नॉट रीपे इट्स लोन एंड द इंटरेस्ट देयर on the due date the lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of a debenture holder। अगर कंपनी जो लोन ली थी डिवेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज रख के, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, मतलब कंपनी अगर लोन रीपे नहीं कर पाती है या लोन रीपे नहीं कर पा रही है, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही है जो इंटरेस्ट देना था लोन पे, तो जो लेंडर है, मान लो अगर बैंक लेंडर है तो वो क्या करेगा, वो डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था, डिवेंचर इशू करने से एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बैंक से या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डिवेंचर जो इशू कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, डिवेंचर इशू तो जरूर कर रहे हैं लेकिन हम लोग डिवेंचर इशू पैसे के बदले नहीं कर रहे हैं, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज कर रहे हैं। तो जैसे उसको एज ए सिक्योरिटी दिया गया था तो वो डिवेंचर होल्डर नहीं बन रहे थे बैंक वाले, लेकिन अगर ये फेलियर हो जाता है तो वो फिर राइट्स उनके पास आ जाएगा कि वो डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। वो एज ए जस्ट जैसे मान लो अगर कोई फिक्स्ड एसेट मॉर्गेज रखता है तो वो फिक्स्ड एसेट का ओनर थोड़ी ना हो जाएगा, जब तक वो फेलियर नहीं होता है ओनर नहीं होगा। उस पे क्या आता है, उस पे एक राइट्स हो जाता है कि आप मेरे को नहीं बोल के वो एसेट बेच नहीं सकते हो क्योंकि आपने उसे मॉर्गेज रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से डिवेंचर को एज ए मॉर्गेज रखा गया है, लेकिन अगर ये लोन रीपे नहीं हो पाएगा तो आप डिवेंचर होल्डर बन जाओगे मेरे कंपनी का और डिवेंचर होल्डर का जो भी राइट्स होता है वो आपको मिलेगा, ये चीज होता है। द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट ऑन नॉट ऑन द डिवेंचर। मतलब
एक बैंक है, ठीक है, जैसे मान लो बैंक एसबीआई, ठीक है, एसबीआई से एक कंपनी ने लोन लिया, लोन लेने के हिसाब से उसने मॉर्गेज में एक फिक्स्ड एसेट रखा और डिवेंचर का एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया, ठीक है, और लोन जो लिया था वो लिया था 10 लाख का, ठीक है, कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया था, तो बैंक कंपनी से सिर्फ 10 लाख के लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले सकेगी, इस डिवेंचर के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि डिवेंचर के ऊपर उनका भी राइट्स जनरेट नहीं हुआ है, वो तो एज ए सिक्योरिटी है, जैसे फिक्स्ड एसेट पे भी कोई राइट्स नहीं, वो तो एज ए सिक्योरिटी है, अगर ये फेलियर होगा तब राइट्स बनेगा, उसके पहले नहीं। उसी तरह से डिवेंचर होल्डर का राइट्स तभी जनरेट होगा अगर कंपनी फेलियर हो जाती है अपना इंटरेस्ट और लोन को रीपे करने में। तो इसीलिए ये बैंक जो है इनको इंटरेस्ट इस डिवेंचर पे कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही लोन अमाउंट पे मिलेगा जो बोरो किया है कंपनी ने, ठीक है, ये चीज अलग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट है कि इसका मतलब क्या बैंक को फिर या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या लिए गए लोन और डिवेंचर दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, लोन पे जरूर मिलेगा क्योंकि लोन दिया गया है, लोन के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटीज रखा गया है उस पे राइट्स तभी जनरेट होता है अगर बोरोवर फेलियर होता है, उसके पहले नहीं। तो जब तक बोरोवर फेलियर नहीं होगा तब तक डिवेंचर एज ए सिर्फ सिक्योरिटी है, डिवेंचर का राइट्स नहीं जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखो दो तरह का अकाउंटिंग एंट्रीज होता है अगर डिवेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। मेथड वन क्या बोल रहा है देखो, under this method no entry is made in the books of the account of the company at the time of making issue of such debenture। जब डिवेंचर इशू होगा तो कोई एंट्री नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवेंचर एज ए कोलैटरल, जैसे मान लो फिक्स्ड एसेट को हम लोगों ने एज ए मॉर्गेज बैंक को दे दिया, तो क्या कोई एंट्री करेंगे? ना तो हम लोग फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो एंट्री तो होना नहीं चाहिए, तो उसी हिसाब से एंट्री नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट मेथड होता है, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है कि कितना डिवेंचर हम लोगों ने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज जो है इशू कर रखा है। In the notes to accounts of balance sheet, the fact of the debenture being issued and outstanding is shown by note under the liability secured। ठीक है, तो सिर्फ हमें शो करना पड़ेगा कि कितना डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर रखा है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड पे क्वेश्चन दिया है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन से लोन फ्रॉम आईडीबीआई। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है इतने का, ठीक है, 10 करोड़ का, और यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटीज के हिसाब से 1,50,00,000 का डिवेंचर इशू किया है 10 रुपीज वाला, 14% फर्स्ट मॉर्गेज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज किया है। तो अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो करते हैं तो हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? तो ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा, बैलेंस शीट में। ये देखो इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड सोन एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड का जो नोट्स टू अकाउंट्स होगा वहां पर हमें सिर्फ इसे शो करना पड़ेगा। कैसे शो होगा, यहाँ से ही दिखा देते हैं, आसान चीज है। देखो जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वहां पर लोन कहां पर आता है? डिवेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, लाइबिलिटी साइड में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है उसके अंडर डिवेंचर आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिक्योर्ड लोन, लोन कितने का लिया गया है? लोन लिया गया है इतने अमाउंट का, ठीक है, इतने अमाउंट का लोन लिया गया है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में क्या कुछ मॉर्गेज है? हाँ है, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर, कोलैटरल सिक्योरिटी बाय इशू ऑफ 1,50,00,000 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, ठीक है, ये इशू किया गया। जस्ट इतना क्लोज करना है, वो भी कहा? नोट्स टू अकाउंट्स में। लेकिन मेथड 2 क्या बोल रहा है देखो, अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ सच डिवेंचर। लेकिन मेथड 1 जो है वो ज्यादा लॉजिकल इसीलिए है क्योंकि देखो सच में अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं लेते हैं, वो एज अ मॉर्गेज इशू करते तो उसका क्या एंट्री होगा? नहीं होगा। फिर भी दो मेथड होता है तो दो मेथड ही हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपनी चाहे तो एक एंट्री पास भी कर सकती, कैसे? देखो कंपनी बोलेगी कि डिवेंचर तो मैंने इशू किया है लेकिन डेबिट किसको करे, क्योंकि मेरे को तो पैसा नहीं मिला। तो कंपनी यहाँ पर एक फेक अकाउंट ओपन कर सकती है डिवेंचर सस्पेंस बोल के, ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस। अब जब लोन रीपे हो जाएगा इसको राइट ऑफ कर देगी, तो डिवेंचर सस्पेंस बोल के ये अकाउंट ओपन कर सकती है कंपनी। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा एंट्री, तो सेम इलास्ट्रेशन अगर 8 वाला हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट यहाँ पर ये वाला हम करके दिखाते हैं, इलास्ट्रेशन 9 हम करके दिखा देते हैं कैसे ट्रीटमेंट होगा सेम क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले डिवेंचर इशू जो हुआ है उसके लिए एंट्री होना चाहिए, एक्चुअली इलास्ट्रेशन 8 हमें करना है मेथड 2 से, ठीक है। तो पहले डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एंट्री हो जाएगा ना। अगर हम लोग एंट्री करना चाहते हैं मेथड 2 के हिसाब से तो हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है कितना, टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, कितना है? 1,50,00,000।
और हमें रूल्स क्या बोला गया है कि डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट करो, डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट करो। बीइंग issue of debenture as a collateral securities. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखो। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। तो सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये तो फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि बाकी कुछ डेटा तो है नहीं शेयर वेयर का कि हम लोग लिखे शेयर होल्डर्स फंड वगैरह। तो बोरोइंग कितना किया गया है, आईडीबीआई बैंक से जो लिया गया है इतना अमाउंट, ठीक है, ये बोरो किया गया है। लेकिन यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस भी है, तो इसको हमें, इसका देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा तब समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा। ये नोट्स 1 हो जाएगा, और तो लाइबिलिटी हमें कुछ नहीं पता, यहाँ पर कर देते हैं। और एसेट साइड में क्या आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंडर अदर नॉन करेंट एसेट। और करेंट एसेट्स क्योंकि लोन ले रहे हैं तो पैसा आएगा, करेंट एसेट्स, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये नोट्स नंबर 2, ये नोट्स नंबर 3, यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो किया गया है, पहले तो देखो आईडीबीआई बैंक से लोन लिया गया है 1 करोड़ का, ठीक है, और उसे सिक्योर्ड लोन बोलेंगे क्योंकि सिक्योर्ड है मॉर्टगेज के थ्रू, सिक्योर्ड लोन, आईडीबीआई लोन, आईडीबीआई लोन 1 करोड़ 70 होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एंट्री, ये सेकंड मेथड हम लोग कर रहे हैं डिवेंचर, देखो पैसा नहीं आया लेकिन लोन तो जनरेट हुआ टू 14% फर्स्ट मॉर्टगेज, यानी ये तो लोन का एंट्री हो गया। जैसे बैंक टू लोन होता है, कैश टू लोन होता है, यहाँ बैंक कैश नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन देखो जो क्रेडिट एंट्री है वो तो लोन जनरेट कर रहा है 1 करोड़ 50 लाख, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जो पहले मेथड से नहीं आता है, क्योंकि एंट्री नहीं होगा तो फिर ऐसा कोई वैल्यूज आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो गया 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 करोड़ 50 लाख। नेक्स्ट यहाँ पर अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस को दिखाया जाता है अदर नॉन करेंट एसेट के अंडर। तो डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस का वैल्यू वही 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। अब ये क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इशू किया है, इशू ऑफ रुपीज 15 लाख, 14%, ये 15 लाख ही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 करोड़ 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी 15 लाख, तो रुपीज नहीं होगा, ये रुपीज नहीं होगा, नंबर ऑफ हो जाएगा ना। तो इश्यूज ऑफ 15 लाख 14% डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ऐसा डिस्क्लोज हम लोग कहां पर करते हैं, फर्स्ट मेथड में भी करते हैं, बट ये सस्पेंस बोल के नहीं आता है, जस्ट हमें ये डिस्क्लोज करना पड़ रहा है कि डिवेंचर इशू हुआ है इतना एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर
ये वैल्यू हो गया, ठीक है, 1,50,00,000 नोट्स नंबर 2 का। और नोट्स नंबर 3 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना पैसा आया होगा, आईडीबीआई बैंक का लोन का जितना पैसा आया, क्योंकि ये डिवेंचर से तो पैसा नहीं आ रहा है, तो 1 करोड़। तो यहाँ पर 1 करोड़ लिखते हैं और ऐड करते हैं, देखो टैली होता है कि नहीं। 2,50,00,000, ठीक है, इस तरह से होगा। तो एक मेथड है जहां पर हमें एंट्री नहीं करना है, एंट्री नहीं होगा तो ये पॉइंट जनरेट नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जनरेट नहीं होगा, ये जो 1,50,00,000 वाला था, ठीक है, इसका इसको लिख देते हैं 14% फर्स्ट मॉर्गेज, लिखा नहीं है शायद। ये वाली, ठीक है, सिक्योर्ड लोन के अंडर ये 2 पॉइंट आ जाएगा। और जो हम लोग मेथड 1 कर रहे थे वहां पर क्या हुआ, सिर्फ हमें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ा। क्या चीज डिस्क्लोज करना पड़ा, कि हमारा एक सिक्योर्ड लोन लिया गया है आईडीबीआई बैंक से। सिक्योर्ड कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे फर्स्ट मॉर्गेज 14% 1,50,00,000 का इशू कर रखा है। जस्ट इतना डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सेकंड मेथड भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखो, स्टूडेंट शुड नोट दैट द मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल, जो मैंने बोला था वो ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि हमें एंट्री करना पड़े, ठीक है। देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड 1, तो हमें हमेशा मेथड 1 ही फॉलो करना है जब तक ना हमें मेथड 2 फॉलो करने के लिए बोले, ठीक है। तो मेथड 1 और मेथड 2 में बेस्ट कौन सा है, मेथड 1 है। क्यों लॉजिकल है, क्योंकि इशू जो कर रहे हैं डिवेंचर, उसका एंट्री क्या करें, वो तो हम लोग इशू कर रहे हैं कैसे, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, तो इसका एंट्री नहीं होना चाहिए। तो मेथड 1 ज्यादा परफेक्ट है, कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, मेथड 1 फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो क्या होगा, डिवेंचर इशू किया है बट उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कैश नहीं लिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं बट एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, कुछ उसके जगह ले नहीं रहे, ये कंसिडरेशन मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। जस्ट लाइक शेयर्स, डिवेंचर कैन आल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ, जैसे शेयर का था लैंड मशीन एटसेट्रा, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगा, अगर हम लोग एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदने का एंट्री, सन्ड्री एसेट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, ठीक है, या फिर वेंडर, वेंडर, ठीक है। अब मान लो अगर ये दोनों एंट्री कब आएगा, सन्ड्री लाइबिलिटी वेंडर, अगर यहाँ पर लाइबिलिटी हम लोग जैसे मान लो अगर 10 रुपीज का एसेट है तो 8 रुपीज जो है नहीं दे रहे, 2 रुपीज दे रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, ये तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी है, यहाँ पर वेंडर है, परचेस कंसिडरेशन जितना था। ओ अच्छा, ये देखो ये वाला क्या बता रहा है, ये एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तब बेसिकली ऐसा वाला एंट्री होता है। जैसे देखो, एसेट खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी, मान लो किसी का एसेट है 10 रुपीज और लाइबिलिटी है 2 रुपीज, और अगर हम लोग उसका बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास 8 रुपीज ही आया, क्योंकि देखो तुम्हारे पॉकेट में अगर 10 रुपया है, तुम्हें किसी को 2 रुपया देना है, तो तुम्हारे पास एक्चुअली मान के चलो 8 रुपीज है। तो ये हो गया दोनों का नेट वैल्यू। अब जो खरीद रहा है उसका परचेस कंसिडरेशन टू वेंडर, अब वो जितना में बेचना चाहेगा अपना बिजनेस, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से दिया हुआ है, एसेट टेकन ओवर, ये देखो लाइबिलिटी टेकन ओवर, और यहाँ पर वेंडर बीइंग द एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। और जिनको जिनको बेचा है उनको अगर डिवेंचर दे देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। Further, it should be noted that this debenture can be issued at par premium at discount. तो other than cash वाला भी per premium discount पे issue हो सकता है. In each case, the secondary entry for issue of debenture would be done accordingly. ये second वाला entry जो है ये होगा ही होगा, ठीक है. Vendor को हम लोगों ने payment कर दिया, vendor to debenture account. क्या payment किया, debenture. नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड कैलकुलेटेड एज फॉलोज. डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोगों ने शेयर्स का किया था. ये देखो, परचेज कंसिडरेशन जो टोटल वैल्यू है एसेट का डिवाइडेड बाय
पर वैल्यू, अगर इशू प्राइस पर वैल्यू है, ठीक है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर वैल्यू। और अगर मतलब इशू प्राइस, सोच के देखो शेयर्स पे भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, है ना। पर वैल्यू हो सकता है इशू प्राइस, पर प्लस प्रीमियम वैल्यू हो सकता है इशू प्राइस, पर माइनस डिस्काउंट वैल्यू हो सकता है इशू प्राइस, और ऊपर क्या है, टोटल वैल्यू जितना देख के हम लोगों ने एसेट खरीदा, यानी कि परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखो इलास्ट्रेशन 10, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 14% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 लाख एज फॉलोज। 10,000 डिवेंचर इशू किया है जिसका नॉमिनल वैल्यू है 50 लाख, मतलब एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 इशू किया है तो ये हो गया 5,000 करके, ठीक है। अच्छा, सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25,000। तो क्या किया गया है, कैश जो है कैश में इशू किया गया है उस उतना जिसका नॉमिनल वैल्यू है 25 लाख टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए वेंडर को दिया गया है, कितने का फिक्स्ड एसेट परचेस हुआ है 10 लाख, और उनको कितना दिया गया है नॉमिनल वैल्यू का 12 लाख 50। और बैंक को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है, लोन कितना लिया गया 10 लाख उसके अगेंस्ट में जिसका नॉमिनल वैल्यू है 12 लाख 50। तो ये देखो 12 लाख 50 और 12 लाख 50 ये कितना हो जाएगा, 12 12 24 25 लाख और यहाँ 25 लाख, तो नॉमिनल वैल्यू 50 लाख इस तरह से इशू किया गया है। हमें बोला है जर्नल एंट्री पास करो। ये जो कंपनी है एक्स कंपनी, इन्होंने अपना डिवेंचर 3 जगह पे इशू कर रखा है। एक तो नॉर्मली जैसे पब्लिक को इशू करता है वो पॉइंट ए में, उसके बाद फिक्स्ड एसेट परचेस किया है तो वेंडर को, और पॉइंट सी में बैंक को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू किया है। तो एंट्री क्या होगा ये हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। तो इलस्ट्रेशन 10 देख, पहला पब्लिक को इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो कितना इशू किया है देखो, 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, और 50 लाख का 90% कितना होता है, नहीं, पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सन्ड्री पर्सन फॉर कैश, कैश के लिए कुछ पर्सन यानी पब्लिक को इशू किया गया है, कितना 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख, मतलब 25 लाख जो नॉमिनल वैल्यू है उसका 90%। देखो यहाँ पर 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख बोला है, ठीक है। तो 25 लाख का 90% करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 25 लाख का 90%, तो देख लो कितना होता है, 22,50,000। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू, कितना है डिवेंचर का रेट 14% टू 14% डिवेंचर। लेकिन ये पूरा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, डिस्काउंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख का 90% रिसीव कर रही है कंपनी, यानी 10% डिस्काउंट दे रही है। तो 25 लाख का 10% 2,50,000 होता है, तो डिस्काउंट यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू 2,50,000, और एप्लीकेशन का कितना था 22,50,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90% 25 लाख का करने पे जितना होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 25 लाख का 90% होता है 22,50,000, है ना। तो यहाँ पर 100% कितना हो जाएगा, एक्चुअली 90% मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 90%, तो ये 9 रुपीज हो जाएगा, है ना, और ये बाकी अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये देखो इस तरह से, एक्चुअली ये जो है 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू बोल रहा है। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था ना, ये देखो 50 लाख, ठीक है। इस पे डिवाइडेड बाय 10,000 करो तो 4040 कैंसिल, कितना बचा
500 का जो है ये नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू का 90% कंसीडर होगा, तो 10% डिस्काउंट हो रहा है। 500 का 10% तो कितना हो जाएगा? 500 का 10% 10/100 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 45। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 5 रुपीज, है ना। डिस्काउंट कितना हो गया? 5 रुपीज। और ये कितना डिवेंचर इशू हुआ है? 25 लाख नॉमिनल वैल्यू है और एक एक शेयर का वैल्यू कितना है? 500 करके। तो 500 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 500 5000। ठीक है, तो 5000 इंटू 45, 5000 इंटू 50 और 5000 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। 5000 इंटू 5 ये वाला कैसे हो जाएगा? 5000 इंटू 5। ठीक है, 25 और ये 3 जीरो, नहीं कम हो गया वैल्यू। क्या हो गया? कम कैसे हो गया? 50 लाख, 50 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। हाँ 500 तो हो रहा है। 500 का 90% चेक कर लेते हैं। 500 का 90% कितना? 450 होता है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने एक एक जीरो कम कर दिया। ये 450 होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 500 का 10%। 500 का 10%, 500 का 10% 50 हो गया। अच्छा ठीक है, 500 का 90%। ठीक है, ये 450 हो गया, ये 50 हो गया। तो इसका मतलब ये टोटल 500 है ना। तो डिस्काउंट हो गया 50 और टोटल कितना हो जाएगा? 500। डिस्काउंट 50 हो गया और टोटल हो जाएगा 500। ये हो गया कंसेप्ट। ठीक है, टोटल 500 हो जाएगा। अब 500 इंटू कितना करना पड़ेगा? 500 इंटू जितने सारे शेयर्स इशू हुए कितना? 25 लाख डिवाइडेड बाई 500। 25 लाख नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई एक एक शेयर 500, तो 2,25,000। हाँ 25,000, 25,000 इंटू 50। ये देखो 25,000 इंटू 50, तो 12,50,000। ये देखो 12,50,000 आ रहा है। एक सेकंड, क्या हो गया? पूरा कैलकुलेशन आया तो नहीं इतना वैल्यू। 25 लाख इशू हुआ है, इसका मैंने 25 लाख ये रुपीज में था, डायरेक्ट 90% कर दिया। डायरेक्ट करने से भी होगा, लेकिन इस तरह से भी तो होना चाहिए ना, कि हम लोग अगर डिस्काउंट दिखा रहे हैं तो 25 लाख का 10% दिखाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 लाख का 90% रिसीव कर दिया, दिखा देंगे। और यहाँ पर 25 लाख का 100% करेंगे तो ये 25 लाख आ जाएगा। वो तो सही है, लेकिन अगर हम लोग नंबर में भी डिवाइड करेंगे तो भी तो होना चाहिए ना, तो भी होना चाहिए। शायद कुछ जीरो का गलती हो रहा है क्या? 10,000, ये 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, तो 500 हो रहा है एक शेयर का वैल्यू। 500 का 90% हम लोग रिसीव करेंगे, तो 500 इंटू 90/100, तो ये 5 हो गया। ये 450 और यहाँ पर 500 का 10%, तो 10/100 मतलब 50, तो टोटल हो गया 500। वो तो दिख ही रहा है, टोटल 500 होगा। और कितने सारे शेयर्स इशू हुए हैं? नॉमिनल वैल्यू है 25 लाख, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 5,000 होगा, तो 5,000 इंटू 50। 5,000 इंटू 50, अब चेक करते हैं। 5,000 इंटू 50 कितना आ रहा है? 2,50,000। हाँ ये आ गया 2,50,000, है ना, डिस्काउंट का। अच्छा 5,000 होगा, शायद जीरो का गड़बड़ हो रहा था। 5,000 इंटू 45, बड़ा बड़ा डिजिट है, ये हो गया 22,50,000। ठीक है, अब हो रहा है। उस तरह से भी होगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो तो जल्दी हो जाएगा। बहुत सारा जीरो है, इसी वजह से गलती हो जा रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हो गया। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट का जो है उसका इशू का एंट्री करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा गया है? 10 लाख का, और उसके अगेंस्ट में 12,50,000 का डिवेंचर इशू किया गया है। मतलब ये डिवेंचर जो है ये लॉस में इशू किया गया है, क्योंकि हम लोग 10 लाख का चीज खरीद रहे हैं और डिवेंचर दे रहे हैं 12,50,000, यानी 2,50,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। पहले क्रेडिट एंट्री कर लेते हैं कि हम लोगों ने एसेट खरीदा है 10 लाख का, बीइंग एसेट परचेस, बीइंग एसेट्स
परचेस्ड। अच्छा, अब ये वाला वेंडर को जब हम लोग कैंसिल करेंगे अपने बुक से, वेंडर को पे कर दे रहे हैं, ठीक है, वेंडर का कितना कैंसिल हो जाएगा, 10 लाख कैंसिल कर देंगे उसका लाइबिलिटी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम लोग उसे क्या दे रहे हैं, 14% डिवेंचर दे रहे हैं, 12 लाख 50 वाला, ठीक है। इसका मतलब हम लोग गुड्स ले रहे हैं 10 लाख, रिटर्न में दे रहे हैं 12 लाख 50, तो हम लोग का लॉस है, इसीलिए कंपनी लॉस बुक कर रही है। डिस्काउंट ऑन इशू मतलब डिस्काउंट में इशू कर दिया, कितना, 2 लाख 50 रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट डी पॉइंट में क्या बोला था कि कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे इशू हुआ है, तो लोन का एंट्री करेंगे, और मेथड 1 हम लोग फॉलो करेंगे कि कोलैटरल सिक्योरिटीज का कोई एंट्री मतलब 12 लाख 50 का नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा मेथड 1 जो है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो मेथड 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बैंक से लोन लेने का एंट्री पास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक का नाम तो नहीं है तो टू बैंक लोन लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 लाख। मैंने और नरेशन नहीं लिखा, ठीक है, 10 लाख नरेशन लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो। यहाँ पर एक नोट दिया है, देखो, नो एंट्री मतलब नोट देना पड़ेगा, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटीज वाला, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिवेंचर इन द बैलेंस शीट द फैक्ट that the debenture being issued as collateral securities and outstanding are shown under the respective liability। तो इसमें हमारा एक ही एंट्री होगा, क्योंकि मेथड 1 इज मोर परफेक्ट और कुछ नहीं बोलेगा तो मेथड 1 हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, बस इतना ही है, और इंटरेस्ट कैसे पे होता है उसके बाद और कुछ हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो और एक क्लास हमें चाहिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही कर